कंट्री जहां लोग 19,500 से ज्यादा अलग-अलग लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स बोलते हैं। वाओ। ये कोई फैंटेसी नॉवल की बात नहीं है, दिस इज आवर इंडिया। एंड वो नंबर सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, राइट। इट्स अ लिविंग ब्रीदिंग स्टोरी ऑफ आवर हिस्ट्री, हमारे माइग्रेशंस और हमारे एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल कल्चर। बिल्कुल। तो आज हम इसी फैसिनेटिंग दुनिया में एक सुपर डिटेल जर्नी पर जा रहे हैं। हम समझेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन कैसे बदल रही है और हमारी लैंग्वेजेस हमारे बारे में क्या बताती हैं। सो इससे पहले कि हम जंप इन करें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जल्दी से हिट दैट सब्सक्राइब बटन, इस सेशन को एक लाइक दे दो एंड प्लीज नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, जरूर। ताकि आप ऐसे नॉलेज पैक डीप डाइव्स कभी मिस ना करें। चलो, आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। आई एम एब्सोल्युटली रेडी। और क्या जर्नी होने वाली है ये। सो हियर्स आवर लर्निंग मैप फॉर टुडे, अ रोड मैप ऑफ एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। ओके, हम शुरू करेंगे डेमोग्राफिक चैलेंजेस से जो इंडिया अगले 50 साल में फेस करेगा। ठीक है। देन we'll critically compare the population classification methods of Risley and सरकार। उसके बाद हम इंडिया के मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जैसे ड्रेविडियन, ऑस्ट्रो-एशियाटिक और टिबेटो-बर्मन एक्सप्लोर करेंगे। ओके, दैट्स अ लॉट टू कवर। और हम वहां रुकेंगे नहीं। We'll dig into the factors behind critical issues like fertility rates, population growth और imbalanced sex ratio. We will cover every single question from your notes in order without skipping anything. Perfect. So let's start this adventure of knowledge. Perfect. Let's fire up our minds and get straight to the first question. Q. What are the demographic challenges of India's changing population dynamics in the next 50 years? 15M 2024. Broad micro theme. India's future population challenges. Heading, the double-edged sword of demographic shift. Okay, so let's start with a simple definition. इंडिया की पॉपुलेशन डायनामिक्स एक मेजर फ्लक्स के स्टेट में है। देखो, हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट या TFR कम हो रहा है, अब ये 2.0 पर है, और अर्बनाइजेशन लाइटनिंग स्पीड से हो रहा है। Which sounds like progress, है ना? एग्जैक्टली, इट साउंड्स लाइक प्रोग्रेस, बट अगले 50 सालों में ये चेंजेस हमारे लिए कुछ मैसिव सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस लाएंगे। एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसको समझना आई थिंक बेहतर होगा। ऑफ कोर्स, थिंक अबाउट केरला। ये एक क्लासिक केस स्टडी है। बहुत सारे यंग लोग काम के लिए अब्रॉड चले गए हैं और पीछे एक बड़ी और बढ़ती हुई एल्डरली पॉपुलेशन रह गई है। उनकी देखभाल, दे केयर अब ट्रेडिशनल फैमिली सपोर्ट सिस्टम पर कम और स्टेट वेलफेयर पर ज्यादा डिपेंड करती है। इससे गवर्नमेंट पर एक ह्यूज फिस्कल बर्डन क्रिएट होता है, समझे? राइट, इट्स अ प्रीव्यू ऑफ व्हाट कुड हैपन ऑन अ मच लार्जर स्केल। प्रिसाइसली। गॉट इट। तो हमारे लिसनर्स के लिए जो इस आंसर को परफेक्टली स्ट्रक्चर करना चाहते हैं, हम इसे कैसे ब्रेक डाउन करें? ग्रेट क्वेश्चन। लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू 3 की पार्ट्स फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट। ठीक है। पहला, द इंट्रोडक्शन। आपको कुछ हार्ड डेटा से स्टार्ट करना होगा टू सेट द कॉन्टेक्स्ट। मेंशन करो कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द UN इन 2023 और हमारा TFR गिरकर 2.0 हो गया है एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। ये नंबर्स इमीडिएटली शो करते हैं कि हम एक बड़े डेमोग्राफिक शिफ्ट के बीच में हैं। एग्जैक्टली। सेकंड, द बॉडी। यहाँ आप की चैलेंजेस डिस्कस करेंगे। क्लियर सब हेडिंग जरूर बनाना। फर्स्ट अप, एजिंग पॉपुलेशन। 2050 तक इंडिया की 20% से ज्यादा आबादी 60 इयर्स या उससे ऊपर की होगी। That's a huge number. बहुत बड़ा नंबर है। इससे हमारे ट्रेडिशनल किनशिप और फैमिली सपोर्ट सिस्टम्स पर इमेंस प्रेशर पड़ेगा, खासकर जब न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड बढ़ रहा है। Right. देन देयर इज वर्कफोर्स डायनामिक्स। अ TFR बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1 का मतलब है फ्यूचर में अ श्रिंकिंग वर्कफोर्स। इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर सीरियसली इंपैक्ट पड़ सकता है। फेमस सोशियोलॉजिस्ट किंग्सली डेविस ने भी पॉइंट आउट किया था कि ऐसी फर्टिलिटी डिक्लाइंस सोशल स्ट्रक्चर्स को फंडामेंटली बदल देते हैं, याद रखना। Okay. नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन। ये प्रोजेक्ट किया गया है कि 2050 तक आधे से ज्यादा इंडियंस शहरों में रहेंगे। स्कॉलर जैन ब्रेमन की स्टडीज विविडली डिस्क्राइब करती हैं कि कैसे माइग्रेंट्स मेगा सिटीज में एलिनेशन और लॉस ऑफ आइडेंटिटी फेस करते हैं। हाँ, क्योंकि ट्रेडिशनल कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स पीछे छूट जाते हैं। बिल्कुल। वी ऑल्सो हैव रीजनल डिस्पैरिटीज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साउथ इंडिया एक एजिंग पॉपुलेशन से ग्रैपल कर रहा है, जबकि नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे बिहार और यूपी में मैसिव यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है। Right. SC दुबे ने इन डिफरेंसेस को हाईलाइट किया था, लिंकिंग देम टू रीजनल कल्चरल नॉर्म्स एंड अनइवन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। और फाइनली एंड फाइनली, एनवायरमेंटल स्ट्रेस। बढ़ती हुई पॉपुलेशन डेंसिटी स्पेशली इन अर्बन एरियाज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी और जमीन पर बहुत स्ट्रेन डालती है। जूलियन स्ट्यूअर्ट का कल्चरल इकोलॉजी फ्रेमवर्क यहाँ यूज करने के लिए एक परफेक्ट कॉन्सेप्ट है। गॉट इट। और कंक्लूजन? फॉर द कंक्लूजन, आपको एम्फसाइज करना है कि इन चैलेंजेस से निपटने के लिए टारगेटेड इंटरवेंशंस की जरूरत है। कोई एक सोल्यूशन नहीं है। आपको सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करने, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने और जेंडर इक्वालिटी को विग्रसली प्रमोट करने के बारे में बात करनी होगी। दैट्स अ सुपर डिटेल ब्रेकडाउन। चलो कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं इसे लॉक इन करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू दोस्त, बाय 2050 इंडिया की कितनी % पॉपुलेशन एल्डरली 60+ हो जाएगी? क्विक हिंट, इट्स अ सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन, अराउंड 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। सोचो कितना बड़ा नंबर है। नेक्स्ट, वर्कफोर्स के श्रिंक होने का मेन रीजन क्या बताया गया है? Quick hint, it's directly linked to the total fertility rate falling below a specific number, the replacement level. गुड वन। अर्बनाइजेशन ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स को कैसे इफेक्ट करता है और इसके लिए किस स्कॉलर का नाम याद रखना चाहिए? Quick hint, it leads to a loss of community and kin-based support. Think of Jan Bremen's work on migrants. चलो ज्योग्राफी की बात करते हैं। रीजनल डिस्पैरिटी का एक की एग्जांपल क्या है नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच जो जरूर मेंशन करना चाहिए? Quick hint, एक तरफ एजिंग की प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ यूथ एम्प्लॉयमेंट की। समझे ना द डिफरेंस। और आखिरी सवाल, एनवायरमेंटल स्ट्रेस को समझने के लिए कौन सा एंथ्रोपोलॉजिकल फ्रेमवर्क यूज किया गया था? ये एक ग्रेट कीवर्ड है। Quick hint,
It's Julian Stewart's concept of cultural ecology. परफेक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको इस नॉलेज को अपना बनाना है। प्रैक्टिस। क्यों? पॉज और प्रैक्टिस करें सेइंग दिस लाइन अलाउड। By 2050, over 20% of India's population will be elderly, challenging traditional kin-based care arrangements due to the rise of nuclear families. और आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिकैप। Mini recap. In short, India's demographic shift is a major challenge for our economic growth, social structure, and environment, and it requires a multi-pronged policy response. Fantastic. Let's move to our next question, जो हमारी कंट्री की amazing linguistic diversity के बारे में है। क्यों? Dravidian languages and their subgroups. 10 M 2020. Broad micro theme, understanding the Dravidian language family. Heading: The linguistic heart of South India. Okay. Dravidian languages. What are they exactly? हाँ, सिंपल टर्म्स में। सिंपल टर्म्स में द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप है, जो हमारी पॉपुलेशन का लगभग 25% कवर करता है। Okay. स्कॉलर्स जैसे एलपी विद्यार्थी और बिनय कुमार राय ने इसे इंडिया की 4 प्रमुख लैंग्वेज फैमिलीज में से एक माना है। और रियल लाइफ में हम ये लैंग्वेजेस कहाँ सुनते हैं? एवरीवेयर इन साउथ इंडिया। जब भी आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा या मलयालम सुनते हैं, आप एक द्रविडियन लैंग्वेज ही सुन रहे होते हैं। और एक फन फैक्ट, तमिल दुनिया की सबसे पुरानी लिविंग लैंग्वेजेस में से एक है। Wow, that's cool. हाँ, इसका लिटरेरी ट्रेडिशन 2000 साल से भी पुराना है। सो कूल ना? बहुत। So, एक परफेक्ट 10 मार्क आंसर के लिए इसे कैसे स्ट्रक्चर करें? लेट्स ब्रेक इट डाउन, ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है। इंट्रोडक्शन के लिए इसे सिंपल और डायरेक्ट रखो। स्टेट करो कि द्रविडियन फैमिली इंडो यूरोपियन के बाद इंडिया का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप है, जो मुख्य रूप से साउथ इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। Okay. अब द बॉडी, यहाँ मेन मार्क्स है। आपको इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए: डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। Got it. फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। ये लैंग्वेजेस प्राइमरीली साउथ इंडिया में बोली जाती हैं। आपको बिग 4 जरूर मेंशन करने हैं। Okay. तेलुगु, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है, न्यूमेरिकली सबसे बड़ी है। Right. तमिल फ्रॉम तमिलनाडु सबसे पुरानी है और संस्कृत से सबसे कम इन्फ्लुएंस वाली यानी प्योरिस्ट मानी जाती है। कन्नड़ा फ्रॉम कर्नाटका और मलयालम फ्रॉम केरला, जो मेजर 4 में सबसे छोटी और सबसे यंग है। ठीक है, बट here's a pro tip. ट्राइबल प्रेजेंस को मत भूलना। सिर्फ साउथ इंडिया नहीं, सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल ग्रुप्स जैसे गॉन्ड्स भी द्रविडियन लैंग्वेजेस बोलते हैं। इससे एक वाइडर हिस्टोरिकल स्प्रेड पता चलता है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। सेकंड, क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉलर्स लाइक रॉबर्ट कॉल्डवेल ने बताया है कि 21 लैंग्वेजेस एक कॉमन प्रोटो द्रविडियन एंसेस्टर से निकली हैं। इन्हें 3 मेन सब ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन ज्योग्राफी। कौन से हैं वो सब ग्रुप्स? 1 नॉर्थ द्रविडियन, इसमें कुरुक जो ओराउन ट्राइब बोलती है और माल्टो आती हैं। ओके। 2 साउथ द्रविडियन, इसमें बिग 4 तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम के साथ साथ तोड़ा, कोटा और तुलु जैसी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। 3 सेंट्रल द्रविडियन, इस ग्रुप में गोंडी, कुई, कोलामी और कोया आती हैं। गॉट इट। और कंक्लूजन में क्या लिखना है? फाइनली द कंक्लूजन। आप रैप अप कर सकते हैं बाय सेइंग कि द्रविडियन लैंग्वेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया की इनक्रेडिबल कल्चरल डाइवर्सिटी को दिखाती है और आर्कियोलिंग्विस्टिक्स को एंशिएंट माइग्रेशन पैटर्न समझने में मदद करती है। क्रिस्टल क्लियर। चलो एक क्विक क्विज करते हैं तो मेक श्योर ये सब याद हो गया है। फर्स्ट अप, न्यूमेरिकली सबसे बड़ी द्रविडियन लैंग्वेज कौन सी है? क्विक हिंट, इट्स स्पोकन इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। और कौन सी द्रविडियन लैंग्वेज सबसे पुरानी मानी जाती है, जिसका एक एंशिएंट लिटरेरी ट्रेडिशन है? क्विक हिंट, इसका लिटरेचर 2000 साल से भी पुराना है। द्रविडियन लैंग्वेजेस के 3 मेन ज्योग्राफिकल सब ग्रुप्स कौन से हैं? ये क्लासिफिकेशन का कोर है। क्विक हिंट, थिंक ज्योग्राफिकली, नॉर्थ, साउथ एंड। एक ट्रिक क्वेश्चन, क्या द्रविडियन लैंग्वेजेस सिर्फ साउथ इंडियन स्टेट्स में बोली जाती हैं? यस और नो? क्विक हिंट, नहीं, थिंक अबाउट द ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। लास्ट वन, इस स्कॉलर का नाम द्रविडियन लैंग्वेजेस की सिस्टमैटिक स्टडी और क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। Quick hint, his name is Robert Caldwell. Remember it. All right, now it's your turn to speak. Practice cue. Chalo, let's practice this sentence. The Dravidian family with major languages like Tamil and Telugu is classified into North, South and Central subgroups. और एक mini recap to seal the deal. Mini recap. In short, Dravidian languages are the identity of South India, but their roots extend deep into the tribal areas of Central India, revealing a fascinating history. अब एक comparative question जो आपके analytical skills को आजमाएगा। ये काफी बड़ा है। क्यों? Critically compare Risley's and Sarkar's approaches to the classification of peoples of India. 15 marks 2023. Broad micro theme, evolution of Indian population classification. Heading: From colonial race science to modern population dynamics, Risley versus Sarkar. ये तो एक clash of titans लगता है। Fundamental difference क्या है यहाँ? हाँ, ये सच में एराज और आइडियोलॉजीज का क्लैश है। एक तरफ आपके पास हर्बर्ट होप रिस्ली हैं, एक कोलोनियल एरा एडमिनिस्ट्रेटर जिन्होंने फिजिकल ट्रेट्स या जिसे वो रेस साइंस कहते थे उसे यूज करके लोगों को क्लासिफाई किया। दूसरी तरफ शशांका शिखर सरकार हैं, एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में एक मॉडर्न मल्टी डिसिप्लिनरी साइंटिफिक अप्रोच पायनियर किया। इस डिफरेंस को आसानी से समझने के लिए कोई एनालॉजी दे सकते हो? आई लव एनालॉजीज। इमेजिन करो रिजली एक 19th सेंचुरी टेलर की तरह थे जो सिर्फ नाक के लिए एक मेजरिंग टेप, द नेजल इंडेक्स, यूज करके एक इंसान की पूरी आइडेंटिटी और ओरिजिन जज करते थे। ओके। इसके कॉन्ट्रास्ट में सरकार एक मॉडर्न जेनेटिक साइंटिस्ट की तरह थे
जो डीएनए, हिस्ट्री, लैंग्वेज और आर्कियोलॉजी सब यूज करके एक कॉम्प्रिहेंसिव 3D रिपोर्ट तैयार करते थे। वाओ, द डिफरेंस इन डेप्थ एंड एक्यूरेसी इज मैसिव, समझे? ब्रिलियंट एनालॉजी। तो एक हाई स्कोरिंग आंसर के लिए इसकी डिटेल्स में चलते हैं। लेट्स डू इट। एक स्ट्रक्चर्ड कंपैरिजन यहाँ पर किया है। ओके। इंट्रोडक्शन में आपको दोनों स्कॉलर्स को आराम से इंट्रोड्यूस करना है। रिजली, द ब्रिटिश कॉलोनियल एथनोग्राफर जिन्होंने एक रेशियल टाइपोलॉजी बनाई, और सरकार, द इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने फोकस को पॉपुलेशन डायनामिक्स की तरफ शिफ्ट किया यूजिंग अ मल्टीडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव। राइट। बॉडी में हम एक डायरेक्ट पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन करेंगे। ये क्रिटिकल पार्ट है। ठीक है। फर्स्ट, रिजले's colonial racial typology। रिजले ने इंडियन पॉपुलेशन को 7 रेशियल टाइप्स में डिवाइड किया। उनका प्राइमरी टूल था नेजल इंडेक्स, नाक की चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो। उन्होंने फेमसली क्लेम किया कि आर्यंस की नाक लंबी और पतली होती है, जबकि द्रविडियंस की छोटी और चौड़ी। अब उनका काम सिर्फ एकेडमिक नहीं था, आपको ये जरूर मेंशन करना है कि इसने एक कॉलोनियल एजेंडा सर्व किया। राइट, टू जस्टिफाई देयर रूल। एग्जैक्टली। ये प्रूफ करने के लिए डिजाइन किया गया था कि अपर कास्ट रेशियली प्योर आर्यंस हैं, यूरोपियंस की तरह, जिससे उस समय की सोशल हायरार्की और कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई किया जा सके। ओके। सेकंड, सरकार मल्टीडिसिप्लिनरी पॉपुलेशन डायनामिक्स। सरकार ने बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को मॉडर्न फील्ड्स जैसे जेनेटिक्स, आर्कियोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स के साथ जोड़ा। सो अ मच ब्रॉडर अप्रोच। मच ब्रॉडर। उन्होंने रिजिड रेशियल कैटेगरीज को रिजेक्ट किया और इसकी जगह बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस की बात की, जो डायनामिक और इवॉल्विंग है। उन्होंने नेग्रीटो, प्रोटोस्टोलॉइड, मोंगोलॉइड जैसे ग्रुप्स की बात की, लेकिन फिक्स्ड रेसेस के तौर पर नहीं, बल्कि शेयर्ड एंसेस्ट्री वाली पॉपुलेशंस के रूप में। उन्होंने माइग्रेशन, एडमिक्सचर और जेनेटिक फ्लो पर जोर दिया, ये दिखाते हुए कि इंडियन डाइवर्सिटी एक खूबसूरत कॉम्प्लेक्स कॉन्टिन्यूअम है। राइट। थर्ड, आपको क्रिटिकल इवैल्यूएशन के लिए एक सेक्शन चाहिए। यहाँ आप अपनी एनालिटिकल स्किल्स दिखाते हैं। रिजले का मेथड अब अनसाइंटिफिक और रिडक्टिव माना जाता है। ये बहुत यूरोसेंट्रिक था और इंडिया की विशाल कल्चरल और सोशल डाइवर्सिटी को इग्नोर करता था। और सरकार का? सरकार का अप्रोच कहीं ज्यादा रोबस्ट और साइंटिफिक था, हालांकि उनके भी क्रिटिक्स थे। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेट एंथ्रोपोलॉजिस्ट इरावती कर्वे ने आर्ग्यू किया कि सरकार ने कभी कभी अपनी ब्रॉड क्लासिफिकेशंस में इंपॉर्टेंट रीजनल वेरिएशंस को ओवरलुक किया। ओके, दैट्स अ फेयर पॉइंट। फॉर द कंक्लूजन, आपको इस शिफ्ट को समराइज करना चाहिए। ये कंपैरिजन साफ दिखाता है कि इंडियन पॉपुलेशन स्टडीज कैसे एक बायस्ड कॉलोनियल रेस साइंस से एक मॉडर्न साइंटिफिक डिसिप्लिन में इवॉल्व हुई। रिजले ने स्टीरियोटाइप्स को बढ़ाया, जबकि सरकार ने इंडिया की असली इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी को समझने की साइंटिफिक नींव रखी। ये एक पावरफुल एनालिसिस है। चलो कुछ क्रॉस क्वेश्चंस फायर करते हैं इसे अनफॉरगेटेबल बनाने के लिए। रिजले का प्राइमरी और अब बदनाम टूल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? क्विक हिंट, इट वाज अ रेशियो रिलेटेड टू द शेप ऑफ द नोज। सरकार का अप्रोच मल्टीडिसिप्लिनरी क्यों कहलाता है? उन्होंने कौन सी फील्ड्स कंबाइन की थी? क्विक हिंट, उन्होंने सिर्फ फिजिकल ट्रेट्स नहीं, बल्कि 4 अलग अलग फील्ड्स को कंबाइन किया। रिमेंबर दैट? फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक्स, आर्कियोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिटिकल एनालिसिस। रिजली के काम के पीछे का हिडन एजेंडा क्या था? क्विक हिंट, इट वाज लिंक्ड टू जस्टिफाइंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड द एग्जिस्टिंग कास्ट हायरार्की। सरकार ने आउटडेटेड रेशियल टाइप्स की जगह किस साइंटिफिक टर्म का इस्तेमाल किया? क्विक हिंट, इट्स अ मोर मॉडर्न एंड एक्यूरेट टर्म, बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस। और आखिर में रिजले के काम का एक मेजर क्रिटिसिज्म क्या है जो आपको अपने आंसर में जरूर शामिल करना चाहिए? क्विक हिंट, इट वाज कंसिडर्ड सूडो साइंटिफिक, रिडक्शनिस्ट एंड बायस्ड बाय अ कॉलोनियल एजेंडा। परफेक्ट। अब चलो कोर आर्गुमेंट को प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्यू। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस दिस सेंटेंस अलाउड। Risley used a racial typology based on the nasal index to serve a colonial agenda, while Sarkar adopted a modern, multidisciplinary approach focusing on the dynamics of biological populations. और ये रही वन लाइन समरी, मिनी रिकैप। In short, the Risley versus Sarkar debate represents a major paradigm shift in anthropology from colonial race typing to modern scientific population studies. अब जबकि हमने उन्हें सरकार से कंपेयर कर लिया है, चलो अगले सवाल के साथ रिजली के काम में और गहराई से उतरते हैं। क्यों? Describe the methods adopted by Sir Herbert Hope Risley in classifying Indian populations. What are the criticisms against Risley's classification? 15M 2022. Broad, micro-theme, evolution of Indian population classification. Heading: The architecture of colonial ethnography. So we're doing a deep dive specifically into Risley. उनका पूरा प्रोजेक्ट क्या था? Exactly. ये सवाल चाहता है कि आप रिजली पर एक एक्सपर्ट बन जाओ। Sir Herbert Hope Risley, as the Census Commissioner of India for the 1901 census, उन्होंने एक रेशियल क्लासिफिकेशन का सिस्टम बनाया जो ऑलमोस्ट पूरी तरह से फिजिकल यानी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स पर बेस्ड था। ये इंडिया में रेस को डिफाइन करने के लिए एक क्वांटिटेटिव साइंटिफिक अप्रोच लाने की कोशिश थी। और इसका रियल वर्ल्ड पर्पस क्या था? थोड़ा सोच लो, वो ब्रिटिश एम्पायर के लिए इंडिया के लोगों का एक साफ ऑर्डर्ड कैटलॉग बनाने की कोशिश कर रहे थे। मकसद था आबादी को समझना, कैटेगराइज करना और आखिर में कंट्रोल करना। राइट। बट जो टूल्स उन्होंने यूज किए वो फ्लॉड थे और उनके मोटिव्स गहरी तरह से पॉलिटिकल थे। राइट। तो इस 15 मार्क आंसर को हम कैसे स्ट्रक्चर करें? इसके लिए 2 पार्ट बॉडी परफेक्ट है। ओके। पहले द इंट्रोडक्शन। Introduce Sir Herbert Hope Risley as a British ethnologist and colonial administrator, जिन्होंने 1901 सेंसस के दौरान एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स पर बेस्ड एक कंट्रोवर्शियल रेशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया। ठीक है। बॉडी में हमारे पास 2 क्लियर सेक्शंस होंगे, उनके मेथड्स और उनके क्रिटिसिज्म्स।
पार्ट ए, मेथड्स अडॉप्टेड बाय रिजली। यहाँ आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ओके 1. एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स। उन्होंने क्वांटिफाइबल फिजिकल ट्रेट्स पर बहुत फोकस किया। सबसे इंपॉर्टेंट थे क्रेनियल मेजरमेंट्स, सर का शेप और साइज, स्टेचर, हाइट और क्रूशली द नेजल इंडेक्स, नाक की चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो। उन्हें सच में लगता था कि ये इंडेक्स फुल प्रूफ है। ही जेन्युइनली बिलीव्ड इट। वो सोचते थे कि ये रेशियल एंसेस्ट्री का एक फुल प्रूफ मार्कर है। वाह 2. क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर। इन मेजरमेंट्स का यूज करके उन्होंने इंडियंस को 7 रेशियल टाइप्स में बांटा। प्योर टाइप्स थे इंडो आर्यन, ड्रेविडियन एंड मंगोलॉइड, और फिर उनके पास मिक्स टाइप्स थे जैसे आर्यो ड्रेविडियन, साइथो ड्रेविडियन और मंगोलो ड्रेविडियन। ओके 3. कास्ट रेशियल कोरिलेशन। ये उनके मेथड का सबसे कंट्रोवर्शियल और इंपॉर्टेंट हिस्सा था। रिस्ले ने सीधे सीधे जाति को रेस से जोड़ दिया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि अपर कास्ट जैसे ब्राह्मण्स रेशियली प्योर आर्यंस हैं जिनकी नाक पतली होती है, जबकि लोअर कास्ट और ट्राइबल्स ड्रविडियंस या एबोरिजिनल्स हैं जिनकी नाक चौड़ी होती है। राइट अब क्रिटिसिज्म्स पर आते हैं। यस पार्ट बी, क्रिटिसिज्म्स अगेंस्ट रिस्लेज क्लासिफिकेशन। यहाँ आपको बड़े मार्क्स मिलेंगे। ठीक है 1. सूडो साइंटिफिक बेसिस। मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी ने इस आइडिया को पूरी तरह से डिबंक कर दिया है कि नेजल इंडेक्स रेस डिफाइन कर सकता है। फिजिकल ट्रेट्स जैसे नाक का शेप अडेप्टिव होते हैं और क्लाइमेट और एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं, सिर्फ जेनेटिक्स से नहीं। ओके स्कॉलर्स लाइक डीएन मजूमदार ने उनके काम को कॉम्प्लेक्स ह्यूमन डाइवर्सिटी का एक सिंपलिस्टिक मीनिंगलेस रेशियल बॉक्सेस में रिडक्शन कहा। बिल्कुल 2. कॉलोनियल एंड यूरोसेंट्रिक बायस। उनकी क्लासिफिकेशन न्यूट्रल साइंस नहीं थी। ये आर्यन सुपीरियरिटी के आइडिया को रीएनफोर्स करने और ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई करने के लिए डिजाइन की गई थी। इट वाज अ टूल ऑफ गवर्नेंस। एग्जैक्टली, इट वाज अ टूल ऑफ गवर्नेंस। 3. निग्लेक्ट ऑफ सोशल फैक्टर्स। उनका फ्रेमवर्क पूरी तरह से इस बात को इग्नोर करता था कि कास्ट एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, बायोलॉजिकल नहीं। जैसा कि एमएन श्रीनिवास ने बाद में अपने काम में दिखाया, कास्ट डायनामिक्स सोशल हायरार्की, रिचुअल स्टेटस और पावर के बारे में है, रेस के बारे में नहीं। राइट। और कंक्लूजन? फर्दर कंक्लूजन आपको स्टेट करना चाहिए कि रिस्ले की क्लासिफिकेशन कॉलोनियल एथनोग्राफी के लिए फाउंडेशनल होने के बावजूद अब एक सूडो साइंटिफिक टाइपोलॉजी के रूप में देखी जाती है जो कॉलोनियल जरूरतों से ड्रिवन थी। मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी अब मल्टी डिसिप्लिनरी मॉडल्स की तरफ बढ़ चुकी है जो इंडिया की असली कॉम्प्लेक्सिटी का सम्मान करती है। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। लेट्स टेस्ट आवर अंडरस्टैंडिंग विद सम क्विक क्वेश्चंस। रिस्ले का सबसे इंपॉर्टेंट और अब इनफेमस एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट क्या था? क्विक हिंट, इट हैड टू डू विद द शेप ऑफ द नोज। रिस्ले ने इंडिया के लिए कितने रेशियल टाइप्स प्रपोज किए थे? नंबर याद है? क्विक हिंट, द नंबर इज 7। रिस्ले ने बायोलॉजी और सोसाइटी के बीच कौन सा बड़ा और गहरी तरह से समस्याग्रस्त लिंक स्थापित करने की कोशिश की? क्विक हिंट, ही कनेक्टेड अ सोशल हायरार्की कास्ट विद अ सपोज्ड रेशियल हायरार्की। उनके मेथड में मुख्य साइंटिफिक फ्लॉ क्या था, फिजिकल ट्रेट से रिलेटेड? क्विक हिंट, ही इग्नोर्ड द रोल ऑफ क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट ऑन फिजिकल ट्रेट्स लाइक द नेजल इंडेक्स। और आखिर में कौन से मॉडर्न स्कॉलर इस बात को साबित करने के लिए मशहूर हैं कि कास्ट एक सोशल ना कि बायोलॉजिकल फिनोमेना है? क्विक हिंट, द इनिशियल्स आर MNS, MN Srinivas। Excellent. Now it's time to practice. Practice cue. Let's practice saying this. Risley's methodology, centered on the nasal index, was heavily criticized as pseudoscientific and biased by a colonial agenda to link caste with race. Or mini recap. In short, Risley's methods were a classic example of using flawed science to serve a political, colonial purpose and have been thoroughly discredited today. All right, let's shift gears from people to languages again with our next question. Q Austro-Asiatic languages. 10-10-22. Broad micro theme. Understanding the Austro-Asiatic language family. Heading: The Ancient Voices of India, Austro-Asiatic Languages. ये काफी टेक्निकल साउंड करता है। इसकी सिंपल स्टोरी क्या है? The story is one of ancient history. Austro-Asiatic language family, जिसे निषादा ग्रुप भी कहते हैं, इंडिया की 4 प्रमुख लैंग्वेज फैमिलीज में से एक है। ओके। As classified by scholars like LP Vidyarthi and Binaya Kumar Rai, माना जाता है कि ये लैंग्वेजेस पूरे सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुरानी है, जो द्रविडियन और इंडो-आर्यन स्पीकर के आने से पहले से बोली जाती थी। Tribal heartland of India. Think of the languages spoken by the Santhal or Munda tribes in Jharkhand, Odisha and West Bengal. वो Austro-Asiatic languages हैं। उनकी प्रेजेंस इंडिया में बहुत पुराने माइग्रेशंस की कहानी बताती है, शायद साउथ ईस्ट एशिया से। That's fascinating. एक 10 मार्क क्वेश्चन के लिए इस इन्फॉर्मेशन को आसानी से कैसे प्रेजेंट करें? एक आसान और स्ट्रक्चर्ड आंसर यहाँ की है। ओके। इंट्रोडक्शन शुरू करो, ऑस्ट्रो-एशियाटिक फैमिली को डिफाइन करके, इसका दूसरा नाम निषादा मेंशन करो, विद्यार्थी और राय द्वारा इसका क्लासिफिकेशन और इंडिया के ट्राइबल कम्युनिटी से इसका गहरा संबंध। ठीक है। बॉडी को 3 जरूरी एस्पेक्ट्स कवर करने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, सब फैमिलीज और करंट स्टेटस। लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सब फैमिलीज। पहले एग्जामिनर को बताओ कि इन लैंग्वेजेस को यूनिक क्या बनाता है। ये टिपिकली नॉन टोनल होते हैं, टिबेटो बर्मन लैंग्वेजेस के विपरीत। इनके वर्ड्स मोनोसिलैटिक और डिससिलैबिक होते हैं और ये अग्लूटिनेटिव होते हैं। अग्लूटिनेटिव मतलब वो एक रूट वर्ड में प्रीफिक्सेस, इनफिक्सेस और सफिक्सेस जोड़कर उसका मीनिंग बदलते हैं। इस फैमिली की 2 मेजर ब्रांचेस हैं। कौन सी? एक मोन खमेर। ये ब्रांच ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है, जिसमें वियतनामीज और खमेर जैसी फेमस लैंग्वेजेस हैं। इंडिया में मेघालय की खासी लैंग्वेज इस ब्रांच का प्राइम एग्जाम्पल है। ओके। 2 मुंडा। ये इंडिया में मेन ब्रांच है जो ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स में बोली जाती है।
मेजर लैंग्वेजेस जो आपको मेंशन करनी चाहिए वो है संथाली, मुंडारी, हो और कोरकू। ठीक है, और इनका स्टेटस? बी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेटस। ज्योग्राफी के बारे में स्पेसिफिक रहो। इंडिया में ये मेनली झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बोली जाती हैं, और ऑफ कोर्स खासी के लिए मेघालय। संताली सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में भी रिकॉग्नाइज्ड है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। दैट्स ग्रेट। बट आपको नेगेटिव साइड भी मेंशन करना चाहिए। इनमें से बहुत सी लैंग्वेजेस जैसे असुर और बोंडा असिमिलेशन और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की कमी के कारण हाईली एंडेंजर्ड हैं। राइट। और आखिर में फॉर द कंक्लूजन, आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस को एजुकेशन और डिजिटल आर्काइविंग के जरिए सपोर्ट और प्रिजर्व करना इंडिया की असली लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और इन एंशिएंट कम्युनिटीज की यूनिक कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए जरूरी है। वेरी वेल पुट। चलो इसे कुछ क्विक क्वेश्चन से रीइंफोर्स करते हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली का दूसरा ज्यादा ट्रेडिशनल नाम क्या है? क्विक हिंट, इट स्टार्ट्स विद एन एन। निषादा। इस फैमिली की 2 मेन ब्रांचेस कौन सी हैं? एक साउथ ईस्ट एशिया में और एक मेनली इंडिया में। क्विक हिंट, मॉन खमेर एंड मुंडा। कौन सी ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज इतनी प्रमुख है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल है? क्विक हिंट, इट इज द लार्जेस्ट लैंग्वेज ऑफ द मुंडा ब्रांच, संताली। इंडिया में एक मॉन खमर लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है जिससे ये एक ज्योग्राफिकल आउटलायर बन जाती है? क्विक हिंट, थिंक ऑफ अ स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेमस फॉर इट्स रेन, मेघालय। और एक लैंग्वेज का अग्लूटिनेटिव होने का क्या मतलब है? ये एक अच्छा टेक्निकल टर्म है यूज करने के लिए। Quick hint, it involves adding parts, prefixes, suffixes to a root word to build complex meanings. All right, time to make it your own. Practice cue. Now practice saying this. The Austro-Asiatic family in India is divided into the Mon Khmer branch represented by Khasi and the Munda branch which includes the constitutionally recognized Santhali language. और इस पर आखिरी शब्द, मिनी रिकैप। In short, Austro-Asiatic languages are the ancient tongues of India's tribal heartland, carrying deep cultural history but facing the modern threat of endangerment. Let's go back to demographics with this next critical question. Q. Delineate the factors influencing fertility in Indian population, 15 marks 2021. Broad micro-theme, dynamics of India's TFR. Heading, the complex web of fertility. Fertility. ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम शुरू कहाँ से करें? हम बिग पिक्चर से शुरू करते हैं। फर्टिलिटी पॉपुलेशन चेंज का एक की ड्राइवर है, और इंडिया में ये बायोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर्स के एक फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स मिक्स से इन्फ्लुएंस होती है। हमारा नेशनल टोटल फर्टिलिटी रेट या TFR गिरकर 2.0 हो गया है, जो रिप्लेसमेंट लेवल से थोड़ा नीचे है, लेकिन ये नेशनल एवरेज, रीजन्स, स्टेट्स और कम्युनिटीज के बीच बड़े डिफरेंसेस को छुपाता है। इस डिफरेंस का कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकती हो? बिल्कुल। क्लासिक एग्जांपल केरला और बिहार के बीच का कॉन्ट्रास्ट है। केरला का TFR कम है, लगभग 1.8, जबकि बिहार का TFR हाई है, लगभग 3.0। राइट। ये डिफरेंस रैंडम नहीं है, ये फीमेल एजुकेशन, इकोनॉमिक कंडीशंस और गहरी जड़ों वाले कल्चरल नॉर्म्स जैसे पावरफुल फैक्टर्स से शेप्ड है। इन फैक्टर्स को समझना ही की है। सवाल में डिलिनिएट करने को कहा गया है, जिसका मतलब है सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब करना। तो चलो इसे आंसर के लिए क्लियर कैटेगरीज में ब्रेक डाउन करते हैं। एग्जैक्टली। स्ट्रक्चर इज एवरीथिंग फॉर अ 15 मार्क आंसर। ठीक है। इंट्रोडक्शन को लेटेस्ट डेटा के साथ स्टेज सेट करना चाहिए। इंडिया का TFR 2.0, NFHS 5 है, जो एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है, लेकिन आपको उन सिग्निफिकेंट रीजनल डिस्पैरिटीज को जरूर मेंशन करना होगा जो अभी भी मौजूद है। ओके। बॉडी के लिए चलो 3 क्लियर सेक्शंस बनाते हैं विद सब पॉइंट्स। A. सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल फैक्टर्स। ठीक है। 1. एजुकेशन ऑफ वुमेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फीमेल एजुकेशन और फर्टिलिटी के बीच एक स्ट्रॉन्ग इनवर्स रिलेशनशिप है। एजुकेटेड वुमेन आमतौर पर देर से शादी करती हैं, उन्हें फैमिली प्लानिंग की बेहतर जानकारी होती है और उनके रिप्रोडक्टिव चॉइसेस में उनकी ऑटोनॉमी ज्यादा होती है। इसमें किसी स्कॉलर का नाम ले सकते हैं? हाँ, आप सोशल रिफॉर्मर DK कर्वे का नाम ले सकते हैं, जो फीमेल एजुकेशन को सोशल चेंज के एक टूल के रूप में एडवोकेट करने में पायोनियर थे। गुड पॉइंट। 2. इकोनॉमिक स्टेटस। फर्टिलिटी आमतौर पर गरीब घरों में ज्यादा होती है। कुछ कॉन्टेक्स्ट्स में बच्चों को लेबर या बुढ़ापे के सहारे के लिए इकोनॉमिक एसेट्स के रूप में देखा जाता है। सोशियोलॉजिस्ट MN श्रीनिवास ने अग्रेरियन इकोनॉमीज में बड़े परिवारों की इस प्रेफरेंस को नोट किया था। 3. फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। जब महिलाएं फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड होती हैं, वो अक्सर शादी और बच्चे पैदा करने में देरी करती हैं, जिससे नेचुरली फर्टिलिटी रेट्स कम हो जाते हैं। ये ट्रेंड हम अर्बन और इंडस्ट्रियल सेंटर्स में साफ देखते हैं। राइट। नेक्स्ट कैटेगरी। B. कल्चरल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स। 1. एज मैरिज। ये सिंपल लॉजिक है, जल्दी शादी से रिप्रोडक्टिव स्पैन लंबा होता है, जिससे हायर फर्टिलिटी हो सकती है। ये बिहार और यूपी जैसे हाई TFR वाले स्टेट्स में एक मेजर फैक्टर है। ओके। 2. सन प्रेफरेंस। ये एक पावरफुल कल्चरल फैक्टर है। मेल चिल्ड्रन के लिए गहरा बायस जो पैट्रीलिनियल किनशिप और डाउरी सिस्टम से ड्रिवन है, बहुत सारे परिवारों को तब तक बच्चे पैदा करते रहने पर मजबूर करता है जब तक एक बेटा ना हो जाए। ये खासकर हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट्स में स्ट्रांग है। गॉट इट। एंड द लास्ट कैटेगरी। C. हेल्थ, पॉलिसी एंड बिहेवियरल फैक्टर्स। 1. एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग। मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन की जानकारी और उपलब्धता बहुत जरूरी है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स की सफलता अलग अलग स्टेट्स में बहुत अलग है। ओके। 2. अर्बनाइजेशन।
अर्बन लाइफस्टाइल्स, जहां रहने का खर्चा ज्यादा होता है और करियर एस्पिरेशंस अलग होते हैं, अक्सर छोटे परिवार के साइज और इसलिए कम फर्टिलिटी की तरफ ले जाते हैं। राइट, कंक्लूजन। फॉर द कंक्लूजन, आपको समराइज करना चाहिए कि एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी की जरूरत है। ये सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में नहीं है। हमें एजुकेशन को इंटीग्रेट करना होगा, हेल्थ केयर एक्सेस को एक्सपैंड करना होगा, खासकर रूरल और ट्राइबल एरियाज में, और महिलाओं के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर फोकस करना होगा। DK कर्वे के विजन को फॉलो करते हुए फीमेल एम्पावरमेंट ही पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने की आखिरी चाबी है। A very structured and comprehensive answer. Let's do a quick check. Female education और fertility के बीच क्या relationship है? क्विक हिंट, इट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप। वन गोज अप, द अदर गोज डाउन। किस सोशियोलॉजिस्ट ने बड़े परिवारों की प्रेफरेंस को एग्रेरियन इकोनॉमीज के स्ट्रक्चर से जोड़ा था? क्विक हिंट, हिज नेम इज M.N. Srinivas, a key name in Indian sociology. हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट्स में हायर फर्टिलिटी का एक मेजर ड्राइवर कौन सा पावरफुल कल्चरल प्रैक्टिस है? Quick hint, it's a preference for a child of a specific gender, son preference. ट्राइबल और रिमोट रूरल एरियाज में अक्सर हायर फर्टिलिटी रेट्स क्यों होते हैं? Quick hint, think about the lack of access to essential services like healthcare and education. और आखिर में लेटेस्ट NFHS 5 सर्वे के अनुसार इंडिया का करंट टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? Quick hint, it's a number just below the replacement level, 2.0. Excellent. Now it's your turn to articulate this complex idea. Practice Q part. Practice saying this aloud. Fertility in India is influenced by a complex combination of factors, but female education and economic empowerment have been identified as the most critical drivers of its decline. और इससे आगे बढ़ने से पहले एक मिनी रिकैप। Mini recap. In short, India's fertility story is a complex tapestry woven from threads of social progress, cultural persistence, and deep regional inequalities. नेक्स्ट आप हमारे पास एक सवाल है जो हम पहले देख चुके हैं, लेकिन रिपीट्स के लिए तैयार रहना जरूरी है। एग्जामिनर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार पूछना पसंद करते हैं। Q. Dravidian languages, 10M 2020. Broad micro theme, understanding the Dravidian language family. Heading: Revisiting the Southern tongues. So, Dravidian languages again? ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया के एक बहुत बड़े हिस्से के कल्चरल और हिस्टोरिकल लैंडस्केप को समझने के लिए फंडामेंटल है। ड्रविडियन लैंग्वेज फैमिली या द्रविड़ा, जैसा कि विद्यार्थी और राय ने क्लासिफाई किया है, इंडो यूरोपियन के बाद इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी है, जो हमारी आबादी का लगभग चौथाई हिस्सा बोलता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, जब आप साउथ इंडिया के वाइब्रेंट कल्चर, उसकी फिल्में, उसका लिटरेचर, उसका संगीत के बारे में सोचते हैं, आप उस दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम जैसी ड्रविडियन लैंग्वेजेस ने बनाई है। चलो एक क्विक शार्प रिवीजन करते हैं। बिल्कुल, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ मेमोरी। लेट्स स्ट्रक्चर इट क्लीनली फॉर अ 10 मार्क आंसर। चलो स्ट्रक्चर पर एक क्विक फायर राउंड करते हैं। ठीक है। Introduction. Start by defining the Dravidian family as the second most important linguistic group in India, covering about 25% of the population, और state करो कि ये primarily southern part of the country में concentrated है। ओके, Body. आजी। Distribution and major languages. Main concentration South India में है। आपको big four जरूर mention करने हैं। तेलुगु in Andhra and Telangana, numerically सबसे बड़ी, तमिल in तमिलनाडु, सबसे पुरानी और purest, कन्नड़ा in कर्नाटक और मलयालम in केरला। Major four में सबसे छोटी और सबसे young। और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोनस पॉइंट क्या ऐड करना चाहिए? Don't forget the tribal distribution. Mention the Gonds of Central India, जो एक Dravidian language भी बोलते हैं, जिससे इसका ancient wider reach पता चलता है। राइट, और क्लासिफिकेशन? B. Classification. Proto-Dravidian 21 languages की ancestor है। रॉबर्ट कॉल्डवेल के फेमस काम पर बेस्ड 3 सबग्रुप्स मेंशन करो। नॉर्थ ड्रविडियन, कुरुक, ओराओ एंड माल्टो। साउथ ड्रविडियन, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, टोडा, कोटा, तुलु। और सेंट्रल ड्रविडियन, गोंडी, कुई, कोलामी, कोया। परफेक्ट। और कंक्लूजन? कंक्लूजन, इस बात को हाईलाइट करके कंक्लूड करो कि इन लैंग्वेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को एनरिच करती है और हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को एंशिएंट माइग्रेशन पैटर्न स्टडी करने में इंपॉर्टेंट क्लूज देती है। परफेक्ट रिकैप। चलो देखते हैं कि की फैक्ट्स एक रैपिड क्विज के साथ याद हुए या नहीं। इंडिया की कितनी % आबादी ड्रविडियन लैंग्वेजेस बोलती है? क्विक हिंट, इट्स अबाउट अ क्वार्टर और 25%। सबसे पुरानी ड्रविडियन लैंग्वेज कौन सी है जो अपने रिच संगम लिटरेचर के लिए फेमस है? क्विक हिंट, तमिल। एक ट्राइबल ग्रुप का नाम बताओ जो साउथ इंडिया के बाहर एक ड्रविडियन लैंग्वेज बोलता है। क्विक हिंट, द गोंड्स, फाउंड इन सेंट्रल इंडिया। ड्रविडियन फैमिली के 3 जियोग्राफिकल सब ग्रुप्स कौन से हैं? ये क्लासिफिकेशन का कोर है। क्विक हिंट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल। वो कौन से की यूरोपियन स्कॉलर थे जिन्होंने इन लैंग्वेजेस के क्लासिफिकेशन में फाउंडेशनल काम किया था? Quick hint. Yeah. His last name is Caldwell, Robert Caldwell. You're getting good at this. Practice Q. Let's say it again for memory. The Dravidian family, primarily found in South India, is divided into North, South and Central subgroups, with Telugu being the largest numerically and Tamil the oldest. और आखिरी one-liner, mini recap. In short, the Dravidian family is a cornerstone of South Indian identity with a historical reach that extends deep into India's tribal heartland. अब चलो साउथ से एक और लिंग्विस्टिक फैमिली की तरफ चलते हैं, इस बार नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत पहाड़ों से। Q. Distribution of Tibeto-Burman group of languages in India, 10M, 2019. Broad micro theme, exploring the Kirata language family. Heading: The Voices of the Himalayas and the Northeast.
टिबेटो-बर्मन लैंग्वेजेस। यह सुनने में लगता है कि इसका संबंध तिब्बत और म्यांमार से है। यू आर एग्जैक्टली राइट। टिबेटो-बर्मन लैंग्वेज फैमिली, जिसे उसके ट्रेडिशनल नाम किराता ग्रुप से भी जाना जाता है, इंडिया के लिंग्विस्टिक मोज़ेक का एक फैसिनेटिंग हिस्सा है। विद्यार्थी और राय के क्लासिफिकेशन के अनुसार ये इंडिया की ट्राइबल लैंग्वेजेस का लगभग 0.85% बनाती हैं। अब ये परसेंटेज छोटा लग सकता है, लेकिन उस छोटे नंबर के अंदर उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। और ये मेनली कहाँ बोली जाती हैं? नाम से कुछ हिंट मिलता है? द नेम गिव्स इट अवे। ये लैंग्वेजेस प्राइमरीली हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और पूरे हिमालयन रीजन में बोली जाती हैं। रियल लाइफ फील के लिए सोचो उन लैंग्वेजेस के बारे में जो आप सुनेंगे अगर आप अरुणाचल प्रदेश में ट्रैकिंग कर रहे हो, लद्दाख में एक मोनेस्ट्री विजिट कर रहे हो या नागालैंड की पहाड़ियों को एक्सप्लोर कर रहे हो। वो टिबेटो-बर्मन लैंग्वेजेस की दुनिया है। राइट। इस सवाल के लिए कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें ज्योग्राफी के साथ बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। इसे कैसे स्ट्रक्चर करें? यस, ज्योग्राफी इज एवरीथिंग हियर। ठीक है। इंट्रोडक्शन को शुरू करो टिबेटो-बर्मन फैमिली को डिफाइन करके, इसका दूसरा नाम किराता मेंशन करो और इंडिया के स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन रीजन्स में इसका प्राइमरी लोकेशन। ओके। बॉडी को ज्योग्राफिकली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपके पास एक क्लियर मेंटल मैप है। हाँ, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। 1. नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये मेन हब है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का एक हॉटस्पॉट। चलो स्टेट बाय स्टेट चलते हैं क्लैरिटी के लिए। लेट्स डू इट। अरुणाचल प्रदेश। ये स्टेट एक पावर हाउस है जहां निशी, आदि, मिशमी और अपातानी जैसी बहुत सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। नागालैंड दर्जनों लैंग्वेजेस जैसे आओ, अंगामी, सुमी और कोन्याक के लिए जाना जाता है, जो अपने टोनल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए फेमस है। असम बोडो यहाँ की एक मेजर टिबेटो-बर्मन लैंग्वेज है और 8th शेड्यूल में रिकॉग्नाइज्ड एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। राइट। मणिपुर मेती, जिसे मणिपुरी भी कहते हैं, प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज है और इसकी अपनी एक यूनिक स्क्रिप्ट भी है। और मिजोरम? मिजोरम मिजो या लुसई मेन लैंग्वेज है। ठीक है। और हिमालयन रीजन? 2. हिमालयन रीजन, इसमें शामिल है सिक्किम, जहां लेप्चा और भूटिया जैसी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, वेस्ट बंगाल के हिली एरियाज जैसे दार्जिलिंग और कालिम्पोंग, और ऑफ कोर्स लद्दाख, जहां लद्दाखी बोली जाती है। इसमें किसी स्कॉलर का नाम ऐड कर सकते हैं? हाँ जरूर, आप जॉर्ज ग्रियर्सन के मॉन्यूमेंटल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का जिक्र कर सकते हैं, जिन्होंने इन सभी लैंग्वेजेस को सबसे पहले सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट किया था। एक्सीलेंट पॉइंट। कंक्लूजन में क्या लिखें? कंक्लूजन में आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि इन लैंग्वेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया की स्ट्रेटेजिक बॉर्डर एरियाज में इसकी एथनिक और कल्चरल रिचनेस को हाईलाइट करती है। इन्हें प्रिजर्व करना ना सिर्फ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के लिए जरूरी है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए भी। दैट्स अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। चलो एक क्विक क्विज करते हैं। टिबेटो-बर्मन फैमिली का दूसरा ट्रेडिशनल नाम क्या है? क्विक हिंट, इट्स किराता। कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टिबेटो-बर्मन लैंग्वेजेस का पावर हाउस माना जाता है? क्विक हिंट, इसकी सीमा चाइना से लगती है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सी टिबेटो-बर्मन लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल है? क्विक हिंट, ये आसाम में बोली जाती है, बोडो। मैथी लैंग्वेज, जिसका अपना स्क्रिप्ट है, किस स्टेट से जुड़ी है? क्विक हिंट, मणिपुर। किस स्कॉलर ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए इन लैंग्वेजेस को सबसे पहले सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट किया था? क्विक हिंट, जॉर्ज ग्रियर्सन। Perfect. Now it's practice time. Practice cue. Let's practice saying this. The Tibeto-Burman languages, also known as the Kirata group, are distributed across northeast India and the Himalayan region, with major languages like Bodo and Meitei. And a quick wrap-up, mini recap. In short, the Tibeto-Burman family represents the diverse linguistic voices of India's strategic Himalayan and northeastern frontiers. Awesome. अब हम डेमोग्राफीज के एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट पर चलते हैं,